तो अब हम पढ़ेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स को डिनोट करते हैं एफसी से, ठीक है। व्हेनेवर अ ऑब्जेक्ट, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूविंग इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रहा होता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रहा होता है, मतलब एक सर्कल के अराउंड मूव कर रहा होता है, रेडियस पे सर्कल के इस पैरामीटर पे मूव कर रहा होता है, देयर इज फोर्स एक्ट टूवर्ड द सेंटर, तब एक फोर्स लगेगी जो उसको सेंटर की ओर बांध के रखेगी, सेंटर की ओर खींचेगी, ठीक है। उस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। मानिए यहाँ पे एक पॉइंट था, एक सर्कुलर पाथ पे यहाँ से एक रेसर भाग रहा है या रेसर गाड़ी चला रहा है, तो वो सर्कुलर पाथ जब लेना शुरू करेगा ना, तो अंदर की तरफ एक फोर्स को बांध के रखती है। इस फोर्स का नाम क्या है? एफ सी, ठीक है। एग्जाम्पल देखें, ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स, जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करती है। इन केस ऑफ अर्थ सर्कुलर मोशन अराउंड सन, ये जो सन है इसके अराउंड ये जो अर्थ है वो क्या करती है? देखो, सन का सन है, सन ग्रेविटेशनल फोर्स को प्रोड्यूस करेगा, एफ जी को प्रोड्यूस करेगा। ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स बनेगी। क्यों? क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स इन केस ऑफ अर्थ सर्कुलर मोशन, ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करती है सेंट्रीपिटल फोर्स को, ठीक है। इसीलिए ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स को बनाएगा, और ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है इसको सन के साथ में बांध के रखेगा। इसीलिए अर्थ सन के अराउंड हमेशा रोटेट करती रहती है। चलिए, आपको इतना समझ में आ गया होगा। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से सन के अराउंड अर्थ हमेशा रोटेट करता रहता है, हमेशा चक्कर लगाता रहता है। यूनिवर्सल फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, इसका दूसरा नाम क्या है? न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या नाम है? न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता क्या है, पहले ये जाने। द फोर्स ऑफ पार्टिकल, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस। चलिए अब बात करते हैं कहता क्या है ये। मानिए दो ऑब्जेक्ट हैं, इसका मास मान लिया m1 जो कि kg के अंदर होगा, इसका मास मैंने मान लिया m2 जो कि ये भी kg के अंदर होगा। डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस हमने मानी है मीटर में, ठीक है। m1 m2 और d। तो स्टेटमेंट क्या कहती है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। मतलब ये जो m1 और m2 है इनका प्रोडक्ट कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा? फोर्स। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किस पे? ग्रेविटेशनल फोर्स को मैंने एफ मान लिया, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो हमें ये मिल चुका है। अब अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना तो मल्टीप्लाई का साइन हमेशा रहेगा, स्क्वायर और एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस। फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/d² के, यही लिखा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर
ऑफ देयर डिस्टेंस। डिस्टेंस को मैंने डी माना था और स्क्वायर है तो डी का स्क्वायर कर देंगे, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो 1/d² में आ गया। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अब ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसका मतलब, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसका मतलब, ये समझ लेते हैं। देखिए, ये जो प्रोपोर्शनल होता है इसका नाम होता है प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, अगर फोर्स बढ़ाने, अगर मास को बढ़ाने से, मास को इंक्रीज करने से फोर्स इंक्रीज हो रही है, अगर ये सेम लाइन वाइज है, मास को बढ़ाया तो फोर्स भी बढ़ रहा है, मास को घटाया तो फोर्स भी घट रहा है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर दोनों साथ में हैं और दोनों को बढ़ाने घटाने से दोनों पे फर्क पड़ रहा है, मास को बढ़ाया तो मास, फोर्स भी बढ़ रही है, और फोर्स को बढ़ाया तो मास भी बढ़ रहा है, मास को घटाया तो फोर्स भी घट रही है। ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, जो डिस्टेंस है, अगर मैं डिस्टेंस को बढ़ाऊंगा तो फोर्स कम हो जाएगी, अगर मैं फोर्स को बढ़ाऊंगा तो डिस्टेंस कम हो जाएगी, अगर मैं डिस्टेंस को कम करूंगा तो फोर्स बढ़ जाएगी, अगर मैं डिस्टेंस को बढ़ा दूंगा तो फोर्स कम हो जाएगी। डायरेक्टली में क्या था, मैं एक चीज़ को इंक्रीज कर रहा हूँ दूसरी चीज़ भी इंक्रीज हो रही है, लेकिन इन्वर्सली में क्या है, एक चीज़ इंक्रीज करो तो दूसरी डिक्रीज हो जाएगी। ये समझ में आई। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कह रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ये जो तो दोनों मास है ना, मान लीजिए ये अर्थ है और ये सन है, इन दोनों का मास का इन दोनों का मास का प्रोडक्ट कर दो। अब मास ऑफ अर्थ mg, me और mg, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो फोर्स बढ़ जाएगी। लेकिन अगर यही चीज़ मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ मून के अंदर होती तो, ये था सन और ये था अर्थ, लेकिन अगर यही चीज़ अर्थ और मून में होती तो मून का मास सन के मास से तो बहुत कम है, तो इसका फोर्स इसके फोर्स के मुकाबले कम होता। चीज़ समझ में आई। चलिए अब आगे करते हैं। हमने ये दो इक्वेशंस निकाली हैं, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 और m2 और एफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d²। तो इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करने से हमें क्या मिलता है, कंबाइन का मतलब है इन दोनों को एक साथ लिख दिया मैंने, m1 m2 अपॉन में d², ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब देखिए, कैलकुलेशन कभी भी इसके साथ में नहीं की जा सकती, इसलिए हमें इसको हटाने के लिए कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। अब इसको हटाने के लिए कांस्टेंट लगता है, उसका नाम है जी। इस जी का नाम हमने क्या रखा है, यूनिवर्सल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या कहते हैं इसे, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। ठीक है। चलिए इसको हटा के हम ये लगाते हैं, तो जी m1 m2 अपॉन में d², हमारा हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, हम यही पढ़ रहे थे ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, इसका हमें ये मिल चुका है, एस्टिमेटेड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स हमें मिल गया। चलिए अब जानते हैं कि जी की ये यूनिट है आई कहाँ से। देखिए हमारा जी ये कांस्टेंट है, तो जी इज इक्वल टू, मैं डी एफ है, मैं डी को ऊपर भेज दूँ, d² अपॉन में m1 और m2। तो देखिए फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, डी² है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि डी की हमने क्या ली थी, मीटर, और
केजी, केजी है लेकिन 2 केजी है तो केजी का स्क्वायर हो जाएगा। हमें क्या मिल गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। चीज़ समझ में आई।